चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ब्राह्मी लिपि जो है ये देवनागरी लिपि का विकास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो दुहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश भाषा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का वाक्य माना जाता है। तो शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का वाक्य माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संदेहबोधक वाक्य। तो शायद आज वर्षा हो संदेहबोधक वाक्य माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार आता है। तो चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वृत्यानुप्रास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवा सर में कौन सा अलंकार होता है। तो नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती है अब भी निशिवासर, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपमा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, उनका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी कवि का नाम क्या है। ये भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध किस प्रकार का काव्य माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खंड काव्य। तो ये जो है जयद्रथ वध खंड काव्य के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला जल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो काला जल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शानी। गुलशेर खां शानी जो है ये काला जल उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि काला जल किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो एक पति के नोट्स कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र भल्ला। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पत्नी के नोट्स के लेखक का नाम क्या है। तो एक पत्नी के नोट्स कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, ममता कालिया। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। सुजान विनोद के
रचनाकार का नाम क्या है? तो सुजान विनोद के रचनाकार का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी देवकवि। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो नाथ पंथ के प्रणेता माने जाते हैं गोरखनाथ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ माना जाता है? तो उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ माना जाता है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रूप गोस्वामी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर धर्मवीर। तो प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। साहित्यालोचन कृति के लेखक का नाम क्या है? तो साहित्यालोचन कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, श्याम सुंदर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित गीतिनाट्य कौन सा माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित गीतिनाट्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करुणालय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, करुणालय। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेपथ्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण माने जाते हैं? तो ओ और औ किस प्रकार के वर्ण माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कंठोष्ठ्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कबीर के रचयिता का नाम क्या है? तो उत्तर कबीर के लेखक का नाम क्या है या रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं केदारनाथ सिंह। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो कैदी और कोकिला कविता के रचयिता का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए माखन लाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि कैदी और कोकिला किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में संधि क्या है? तो विद्यालय में कौन सा संधि आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। तो ये जो है दीर्घ संधि जो है ये विद्यालय में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला खत की विधा क्या है? तो पहला खत किस प्रथा विधा के अंतर्गत आती है? किस प्रधान विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपन्यास। तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। बोलती प्रतिमा के लेखक का नाम क्या है? तो बोलती प्रतिमा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए श्री राम शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्मृति लेखा किस विधा की रचना मानी जाती है? तो स्मृति लेखा किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संस्मरण। तो ये जो है संस्मरण के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बाहुबली के रचनाकार का नाम क्या है? तो बाहुबली के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विनोद रस्तोगी। वे देवता नहीं, इसके लेखक का नाम क्या है? वे देवता नहीं, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव। प्रवास की डायरी के लेखक का नाम क्या है? तो प्रवास की डायरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन। एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साहित्य माना जाता है? एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साहित्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अज्ञ। जूता कैसा शब्द माना जाता है? तो जूता जो है ये किस प्रकार का शब्द माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए देशज। तो ये जो है देशज शब्द के अंतर्गत आता है जूता। अभिराम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अभिराम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तिथि क्या है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तिथि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1800। तो 1800 जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज का वर्ष माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? तो राम बहुत तेज दौड़ता है में बहुत शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर बहुत जो है वो बताया जाता है प्रविवेशण को। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मालिनी कितने वर्णों का छंद है? तो मालिनी कितने वर्णों का छंद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द क्या है यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कवयित्री। बाकी आपका 1, 2, 3 गलत है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मोबाइल किसकी रचना मानी जाती है? तो मोबाइल के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी क्षमा शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ऋतिसिद्ध कवि इनमें से कौन है? तो ऋतिसिद्ध कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहारी। तो बिहारी जो है ये ऋतिसिद्ध कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा इतिश्री। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी कार्य का शुभारंभ करना और इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त करना। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बीसलदेव रासों का प्रधान रस क्या है? तो बीसलदेव रासों का
प्रधान रस क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासों के बृहत रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों के बृहत रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 69। गोरखबानी के संपादक का नाम क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गोरखबानी के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलता है? तो नारी निंदा किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? तो वो है नाथ पंथ। नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ये भी कई बार पूछा गया ये प्रश्न, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गृहस्थों का अनादर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली में हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम क्या है? तो मैथिली में हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्ण रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या रहा है? तो पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऐतिहासिक। तो पृथ्वीराज रासों के ऐतिहासिकता को लेकर कई विद्वानों का आपस में मतभेद रहा है। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि पृथ्वीराज रासो जो है ये अर्ध प्रामाणिक है, कुछ का मानना है कि ये प्रामाणिक है और कुछ का मानना है कि ये अप्रामाणिक है। तो पृथ्वीराज रासो को लेकर आपस में कई मतभेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृतायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? तो राहुल सांस्कृतायन के द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में मिलता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? तो चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दोहा चौपाई। तो चरित काव्य जो है ये दोहा चौपाई शैली में या छंद में अधिक लिखे गए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? तो जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पौमचर्यु। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वो हैं स्वयंभू। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? तो वो है पुष्पदंत। बीसलदेव रासों के रचयिता का नाम क्या है? तो बीसलदेव रासों के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरपति नालह। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना मानी जाती है? तो प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छंद शास्त्र। तो ये जो है छंद शास्त्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव जयदेव और कवि कोकिल की उपाधि किसे प्राप्त है? तो अभिनव जयदेव और कवि कोकिल की उपाधि किसे मिली हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति को। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शैव मत। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति किस नरेश के
दरबारी कवि थे, तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा शिव सिंह। तो ये जो है राजा शिव सिंह के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुमान रासों की प्रमाणित प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित की गई है? तो खुमान रासों की प्रमाणित प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुणे संग्रहालय। तो खुमान रासों की प्रमाणित प्रति जो है ये पुणे संग्रहालय में रखा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसलदेव रासों में कितने छंद हैं? तो बीसलदेव रासों में कितने छंद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 125 छंद हैं। तो 125 छंद हैं बीसलदेव रासों में। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो ये थी हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया, उसका नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दोहा। संदेश रासक एक विरह काव्य है। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि संदेश रासक किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विरह काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो बीसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गेय काव्य। आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की कहानी किसमें लिखी गई है? तो आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की कहानी किसमें लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमाल रासों में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध और नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत प्रभाव परिवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? तो सिद्ध और नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत प्रभाव परिवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? उस काल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भक्तिकालीन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य क्या था? तो जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धर्मोपदेश। तो जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य था धर्मोपदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के सूफी गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के सूफी गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली किस प्रकार की शब्दकोश मानी जाती है? तो मैथिली जो है किस प्रकार की शब्दकोश मानी जाती है? तो ये जो है एक मैथिली शब्दकोश मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की समय अवधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में किस कवि को रखा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भक्तिकाल की समय अवधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में किस कवि को रखा जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, देसिल बउना सबजन मिठा ते तैसन जपहो अवहट्टा। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो देसिल बउना सबजन मिठा तैसन जपहो अवहट्टा। तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति।
आदिकाल में सबसे पहले बारहमासा वर्णन किसने किया था? तो आदिकाल में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बीसलदेव रासो। तो बीसलदेव रासो में सबसे पहले आदिकाल का बारहमासा वर्णन हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता का नाम क्या है? तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। णयकुमार चर्यु या नागकुमार चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो णयकुमार चर्यु या नागकुमार चरित के लेखक का नाम क्या है या रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्पदंत। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक का नाम क्या है? तो कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल चरित किसकी रचना मानी जाती है? तो कुमारपाल चरित के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अप्रामाणिक। तो पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अप्रामाणिक माना है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयचंद प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो जयचंद प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं भट्ट केदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। अभी अंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहें। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो अभी अंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहें। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोरखनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 सिद्धों की पहली सिद्ध कौन थे? तो 84 सिद्धों में पहले सिद्ध का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा पहले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवहट्ट। तो अवहट्ट जो है ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा मानी जाती है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं विद्यापति। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्पदंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन किसमें हुआ है? तो 63 शलाका पुरुषों का जीवन का वर्णन किसमें हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महापुराण में हुआ है और इसके लेखक का नाम है पुष्पदंत। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के पहले विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध कौन हुए थे? तो पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड
पृथ्वीराज रासो के पहले विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भला हुआ जो मारिया बहिणी महरा कंतु, ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो भला हुआ जो मारिया बहिणी महरा कंतु, प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है। तो आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थान से प्राप्त हुआ है। हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राउल वेल। तो राउल बेल से हुआ है और इसके लेखक का नाम है रोड़ा कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उलट वासियों का पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है। तो उलट वासियों का पहले का रूप हमें किन की भाषा में मिलता है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धों की भाषा में। गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी। तो ये की थी सिद्धों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शुद्ध श्रृंगारी। तो आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास परंपरा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। तो रास परंपरा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। तो उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक घटना या रचना कौन सी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंच पांडव चरितरास। तो हिंदी रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना जो है उसका नाम है पंच पांडव चरितरास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका खंड काव्य। सुमति गणी कृति के लेखक का नाम क्या है। तो सुमति गणी रचना के लेखक का नाम क्या है या रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नेमिनाथ रास। पृथ्वीराज विजय के लेखक का नाम क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और इस रचना की वजह से चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों को अमान्य घोषित किया गया था या अप्रामाणित घोषित किया गया था। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक का नाम क्या है। तो सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका माता प्रसाद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद माना जाता है। तो छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद माना जाता है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रवरदाई। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ।
आज हमने आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी इसके प्रश्न उत्तर और इससे जुड़े जितने भी विधाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।